नमस्कार साथियों। आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बार मैं हिस्ट्री की जो ये सीरीज है उसको लेकर आया हूँ। हम लोगों ने लास्ट पार्ट पे क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे उस पर ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो थी पंजाब के युद्ध पर लेकर और मैसूर वगैरह युद्ध को लेकर। और मैंने आपसे कहा था मराठाओं से संबंधित भी युद्ध हुए हैं। हालांकि उस पर सवाल ज्यादा आयोग ने पूछे नहीं है, बस जब मैचिंग सवाल करने के लिए आता था तो पूछ लेता था बसीन की संधि कब हुई, सलबई की संधि कब हुई। ये सब मराठा युद्ध से संबंधित है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे क्योंकि हमारे आयोग से संबंधित ज्यादा है ये। जब महाराष्ट्र का पीसीएस अगर दे रहे होंगे तो वहाँ ये आपको बिल्कुल विस्तार के साथ पढ़ना होगा। कितनी संधियां कहाँ हुई, सूरत की संधि का क्या हुआ, कौन कौन शामिल था, सलवई की संधि में क्या हुआ, कौन कौन शामिल था। इस प्रकार की बातें वहां पर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ में अगर आप महाराष्ट्र पीएससी का भी पेपर दे रहे हैं तो वहां भी आपको मराठा साम्राज्य अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में मैं आपको पंजाब के बारे में बता रहा था। पंजाब में बड़े इंपॉर्टेंट थे दिलीप सिंह और रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के साथ 1809 की अमृतसर की संधि की जाती है अंग्रेजों द्वारा। और 1837 के आसपास, 39 के आसपास जब रणजीत सिंह खत्म हो जाते हैं तो 1839 के आसपास आप समझ रहे हैं समय बहुत बदल गया है। अब लॉर्ड डलहौजी आने वाले हैं। लॉर्ड डलहौजी वही आदमी हैं जिनको मतलब कोई भी जो राज होता था ये अपने अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी राज में उसको मिला लेना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इन्होंने उसी संदर्भ में आपने देखा होगा झांसी की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति फिर चालू होती है। बड़ा वहां पर विद्रोह होता है लॉर्ड डलहौजी की इस नीति का। और धीरे धीरे पूरे भारत में आप देखेंगे कि उस समय काफी विद्रोह चालू हो गया है अंग्रेजी नीतियों के कारण। बंगाल में आप देखें, बंगाल में अलग से विद्रोह चल रहे हैं, नील विद्रोह चल रहा है और संथाल विद्रोह चलने लगे हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे, सन्यासी विद्रोह वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात धीरे धीरे पूरी क्रांति पूरे भारत में कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती है। उसका एक वृहद रूप 1857 की क्रांति के रूप में सामने आता है। देखिए 1764 जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसके 22 अक्टूबर 1764 जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है उसके पश्चात भारत की स्थिति मात्र मात्र 80 साल में, 90 साल में इतनी खराब होने लगती है कि हर जगह विद्रोह चालू हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार से जो अंग्रेजों की नीतियां थी उन पर भी सवाल बनते हैं। और जो समय समय पर बंगाल में गवर्नर जनरल आए, उनका क्या कर्म रहा, इन सब पर भी सवाल बनते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले 1857 की क्रांति की छोटी छोटी चीजों को समझा दिया जाए, फिर धीरे धीरे हम गवर्नर वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे सवालों के माध्यम से। और सवालों के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जो छूट गई है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। तो पहले जो मैंने आपसे पिछली बार बोला था कि मराठाओं के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए मराठा जो शक्ति थी बड़ी फैली हुई शक्ति थी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली ग्रुप में। ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आते हैं और बहुत ही तबाही मचाते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम युद्ध कब हुआ था। 21 अप्रैल 1526। ये वही समय है जब मुगल भारत में कब्जा कर रहे हैं। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश चल रहा है भारत में सुल्तानों का। और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है और वो पानीपत के युद्ध में अ, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे भारत में विस्थापित होने लगा है। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था हेमचंद विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य तो बोलते हैं, इनका अकबर के साथ युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, ठीक इसके 30 साल बाद जब बाबर ने युद्ध लड़ा था। और उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है वो पानीपत की तृतीय लड़ाई के रूप में अहमद शाह अब्दाली के रूप में होता है। मराठा शक्ति आप जानते हैं, जैसे शिवाजी ने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो मराठा बहुत ही विकसित, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे थे और गोरिल्ला पद्धति जानते थे, युद्ध लड़ते थे, भाग जाते थे। तो इससे क्या होता था कि इनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे इनका साम्राज्य का विस्तार होता चला जा रहा था। समय के साथ पेशवाओं का गठन हुआ और जगह जगह पर जो क्षेत्र बटे हुए थे मराठा शक्ति को, उसको समूह में लाने का प्रयास किया गया। तो जैसे ये बड़ौदा में है गायकवाड़, जो मराठा साम्राज्य था गायकवाड़ों का था। नागपुर में भोसले मिलते हैं, ग्वालियर में सिंधिया मिलते हैं और पूना में पेशवा मिलते हैं, इंदौर में होलकर मिलते हैं। ठीक है,
तो ये बड़े, इनको आपको नाम याद होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है, एमपीपीसीएस में तो जरूर पूछता है इसमें मैच कराने के लिए। और अगर आप महाराष्ट्र का पेपर देंगे तो वहां पर भी तो मिलेगा ही आप, गुजरात के पेपर में भी मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर था। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हमको देखना है। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध आपको डेट याद रखनी है, 1775 से लेकर 82 तक हुआ था। इसमें जो दो संधियां हुई थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो सूरत की संधि थी और सलवाई की संधि थी। हमें केवल संधियों का नाम याद रखना है। सलवाई की संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1782 में हुई थी, ये आपको डेट याद रखनी है। 1782 में जब सलवाई की संधि हुई, उसमें अंग्रेजों ने मराठाओं से कहा, देखिए एक तो मैं आपको बता दूं 1768 के आसपास और जो 72 हमारा जो 72 के आसपास नीचे मैसूर से भी अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है। हैदर अली ने पहले जो युद्ध में है उसमें अंग्रेजों को काफी तोड़ फोड़ करके पटक पटक के मारा और काफी उनको नुकसान पहुंचाया था। लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ है 1778 के आसपास, और यहाँ पर देखिए 1775-82, मतलब मराठाओं से भी एक तरफ युद्ध चल रहा है और यहाँ मैसूर में भी युद्ध चल रहा है। हैदर अली बहुत पावरफुल है क्योंकि हैदर अली की मृत्यु लगभग 1782 के आसपास ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो 1778 में भी मैसूर में युद्ध चल रहा है। अंग्रेजों को लगता है कि हमें मैसूर को हराना है, वो बहुत ताकतवर है, तो मराठाओं से वो एक संधि करते हैं और 1782 में कि सलवई की संधि के नाम से वो फेमस है। इसमें वो बोलते हैं कि लगभग हम 20 सालों का ये संधि करते हैं और हम आपस में एक दूसरे में कहीं पर भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं आप देखें तो कहीं ना कहीं जो मैसूर था, हैदर अली थे, वो निजामों के साथ अच्छे संबंध बनाते थे, मराठाओं के साथ अच्छे संबंध बनाते थे, तो जिसके कारण ऐसा होता था कि वो अंग्रेजों के सामने टिक पाता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने मराठाओं से यहाँ अलग संधि कर ली है, निजाम जो है हैदराबाद के, उनको भी अपने साथ मिला लिया है। तो कहीं तो ये जो दक्षिण भारत में त्रावणकोर, ये मैसूर वाला जो क्षेत्र है, इसको त्रावणकोर का भी क्षेत्र बोलते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये कमजोर पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है, तो अंग्रेज अपनी पूरी शक्ति यहाँ पर झोंक देते हैं। तो इस प्रकार से सलवई की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 साल तक मराठाओं को लगा कि वो अब स्वतंत्र हैं, एक तरीके से अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेज डर गए, लेकिन वो ये भूल गए कि अंग्रेज तो अपनी ताकत को कहीं और बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर रणनीति इनके पास नहीं थी किसी तरीके की, तो इसलिए ये भारी कमी यहाँ पर मराठाओं की दिखी। चाहते तो मराठा जो है मुगल के बाद पूरे भारत में जो सबसे सर्वोच्च सत्ता थी वो मराठाओं की थी। वो चाहते तो एक अच्छा साम्राज्य भारत में स्थापित हो सकते था, और अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पावरफुल सत्ता थी वो भी मराठाओं की थी। अब सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ठीक 20 साल बाद, तो मतलब 1802 में बसीन की एक संधि होती है, और बसीन की संधि होती है, बसीन की संधि में ये बोला जाता है कि जो अंग्रेज हैं वो कुछ पार्ट मराठाओं के साथ रखेंगे और उनकी सेना में शामिल होंगे। इस प्रकार की कई संधियां बसीन की, आपको केवल बसीन की संधि का नाम याद रखना है, ये आंग्ल मराठाओं के युद्ध से संबंधित है 1802 में। फिर इसी बसीन की संधि में थोड़ा सा आपस में जो ये साम्राज्य होते हैं ये आपस में भिड़ने लगते हैं, तो इसी से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है 1803-1805 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1803 पे आसपास गवर्नर जनरल यहाँ वेलेजल ही रहेंगे है, और 1805 के आसपास मिंटो हो जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद थर्ड आंग्ल मराठा में कुछ खास नहीं होता है, बस आपको याद रखना है 1817-1819 यहाँ पर बहुत भारी क्षति हो चुकी है सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तो यहाँ पर जो पेशवा का पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और भारत के अंतिम जो पेशवा के रूप में नाना साहब हैं उनको एक पेंशन के रूप में देकर कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर उनको संरक्षित कर दिया जाता है। अगर आपको मौका मिले तो बिठूर आपको जरूर जाना चाहिए। बिठूर एक धार्मिक जगह भी है, लेकिन नाना साहब का वहाँ किला भी है जहाँ पर उनको संरक्षित रखा गया था। तो इस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध का ये ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। बस आपको केवल संधियों के कुछ नाम याद रखने, ये मैच कराने के लिए आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, इससे अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल मैचिंग कराने के लिए आपसे पूछा जाएगा। पंजाब एक्विजिशन ऑफ पंजाब, पंजाब का अधिग्रहण, मैंने आपको बताया कि 1839 में जब रणजीत सिंह जो बहुत ताकतवर होते हैं तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध होता है 1845-46। देखिए इस समय लॉर्ड डलहौजी आ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी ये व्यक्तिगत के सिद्धांत पर चलते हैं, मतलब जो भी राज्य मिले उसको अपने जो अंग्रेजों का राज्य है उसमें मिला लो। तो इसी प्रकार से ये जब रणजीत सिंह खत्म हो जाते हैं, रणजीत सिंह के साथ 1809 में एक अमृतसर की संधि होती है। उस संधि में अंग्रेज कहते हैं कि हम जो है लाहौर की तरफ देखेंगे भी नहीं, लाहौर जो पंजाब की राजधानी है हम उस तरफ बिल्कुल भी मतलब देखना भी पसंद नहीं करेंगे।
कुल मिलाकर ये अंग्रेजों की एक नीति थी कि रणजीत सिंह इस तरफ ना आ जाए, मराठाओं की तरफ ना आ जाए और कहीं ना कहीं मराठाओं की मदद ना करें, या फिर किसी तरह से भारत में प्रवेश, जो भारत का मेन जो पोर्शन है जहां पर अंग्रेज लड़ रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का उनका हस्तक्षेप ना हो, इसलिए लाहौर की संधि की गई थी। यहाँ पर देखें तो ट्रीटी आप लाहौर, सॉरी, ये अमृतसर की संधि इसको कहते हैं, अमृतसर, अमृतसर की संधि की गई थी। तो 1846 में जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, अंग्रेज यहाँ पर सिख बड़े कमजोर हो गए हैं और लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, लाहौर की ट्रीटी बोलते हैं 1846 में। लाहौर में बकायदा इस ट्रीटी के माध्यम से एक नियम बना दिया जाता है कि केवल इतनी ही सेना आप रख सकते हैं, अंग्रेजी सेना भी यहाँ रहेगी, आपकी देख रेख करेगी, और जो भी अगर कोई आपको पॉलिसी संबंधित या नीति संबंधित कोई भी निर्देश लेने हैं वो भी आपको अंग्रेजों से पूछकर लेने होंगे। एक प्रकार की बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। और आप यहाँ देखेंगे, अगर ये मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो भारत का नक्शा ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ आपको लाहौर कहीं पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इस्लामाबाद देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपको ये कश्मीर वाला पोर्शन पड़ेगा, तो कश्मीर के पोर्शन में भी पंजाब ही आता है, आपको पता है पंजाब यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो पंजाब के पास ये पड़ जाएगा। तो पंजाब में इनसे लाहौर की संधि में कश्मीर की संधि भी की गई थी। तो कश्मीर की कुछ बातों से जो सिख थे वो नाराज थे, तो उन्होंने इस संधि को नहीं माना, तो फिर उनसे अलग से भैरोवाल की संधि की गई थी। आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ये संधि कब हुई। दोनों ही 1846 में हुई थी और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। देखिए 45-46 में हुई है। अब लाहौर की जो संधि हुई है उसी संधि को ये आधार बनाएंगे, कहेंगे कि आपने से संधि मैंने की थी और आपने संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए हम दूसरा युद्ध करेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848-1849 में। अब यहाँ पर आप यहाँ पर तो डलहौजी प्रॉपर आ गए हैं, डलहौजी किसी तरीके से नीति बना देते हैं, डलहौजी का यहाँ शासन चल रहा है। डलहौजी तो इसके माध्यम से जो सिख साम्राज्य पंजाब है उसको अपने आप में मिला लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो आपको एक नाम याद रखना, चिलियावाला का युद्ध, ये पूछा जाता है 13 जनवरी 1849 में। ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, आप वनडे का एग्जाम दें या फिर आप यूपीपीसीएस दें, तो ये मैच कराने के लिए आपसे पूछा जाएगा। हालांकि ये गुजरात का युद्ध है, रामनगर का युद्ध है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बस आप देख लें, लेकिन ये आपको नाम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। चिलियावाला का युद्ध है, वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। बहुत नुकसान हुआ था सिखों का इसमें। इतिहास में इसको तोपों के युद्ध के नाम से भी जाने जाता है। आप समझ रहे हैं, काफी भीषण युद्ध हुआ रहा होगा, तभी इसका तोपों के युद्ध के नाम से जानते हैं। इनके जो लास्ट शासक थे वो दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह को ये अंग्रेज लोग कह देते हैं कि आप लंदन जाइए, आपको पेंशन मिल जाएगी, और दिलीप सिंह के पास ही वो कोहिनूर का हीरा होता है, जिसको महारानी के मुकुट में आप देख सकते हैं, जो वहाँ की क्या कहते हैं, लंदन की जो हमारी महारानी है, ब्रिटेन की महारानी है, वो वहां पर दिलीप सिंह के द्वारा, ये जो दिलीप सिंह के पास ही कोहिनूर का हीरा होता है, जो बाद में इनके पास, रानी के पास चला जाता है। अब आइए, ये सब चल रहा है, देखिए 1848-49 आ गए हैं, सभी जगह लगभग अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है। इधर बंगाल में वो द्वैत शासन उन्होंने लाया है, कई प्रकार की प्रवृत्तियां बदली हैं। लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स आते हैं, वो आपको पता होगा इजारेदारी प्रथा, एक प्रथा रहती है, उसकी बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, वो भी एक बंदोबस्त की बात करते हैं। फिर जमींदारों में कई प्रकार की चीजें आती हैं, मतलब जमींदारों की विभिन्न विभिन्न प्रथाएं चलती है, महालवाड़ी प्रथा चलती है, रैयतवाड़ी प्रथा चलती है। तो इससे भारतीय किसान भी बहुत नाराज हैं और यहाँ के जो शासक है वो भी बहुत नाराज है, और अंग्रेज जो बार बार राज्यों के बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इससे विभिन्न जो राजा है वो आपस में खिन्न है। तो आप एक प्रकार से विद्रोह देखिए, आप देखने को आपको मिलेगा, और इसी का परिणाम रहता है 1857 की क्रांति। तो अब उसी क्रांति पे देखते हैं सवाल। तो आपको पहला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। 1857 की जो सर्वाधिक उस समय आप देखेंगे तो तात्कालिक कारण बहुत सारे हैं उस समय के, कि अंग्रेजों ने धर्मों पे हस्तक्षेप किया, सैन्य जो क्षमता थी, भारतीय सैनिकों को कम पैसा दिया जाता था, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बंदोबस्त प्रथाएं हैं वो बहुत उन्होंने लाकर बर्बाद किया है।
भारत की जो बनी बनाई प्रथाएं थी उनको नष्ट करने का प्रयास किया है। और भारत में जो कानून थे वो जबरदस्ती बदले गए, थोपे गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी समय आप सती प्रथा और जो विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं थी उनको बंद करने का प्रयास किया है। तो भारतीय समाज को लग रहा था कि अंग्रेज जो हैं उन पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो एक प्रकार का विद्रोह कई प्रकार का था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ? तो आप यहाँ देखेंगे सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण, ये तो चल ही रहा था, लेकिन ये बहुत पहले से ही चल रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति वो भी चल रही है, लेकिन ये तो 1849 के बाद से ही चालू हो गया था, है ना। लेकिन 1857 में क्रांति कब हुई? तो 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो बंदूक थी, ब्राउन बेस करके एक बंदूक आती थी। आपको मैं अभी लास्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा, उसमें मैंने बंदूक का चित्र डाला हुआ है। ब्राउन बेस की एक बंदूक आती थी, और उसके बाद एक जो ग्रीन एनफील्ड राइफल चेंज किया गया मॉडल। तो ये बोला गया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। उस समय बंदूकों में जो रोगन भरी जाती थी, जो गोली भरी जाती थी, तो उसको दांत से खींचना पड़ता था, फिर उसमें आप रोगन डालेंगे। आप अगर आपको देखना हो तो मंगल पांडे मूवी देखिएगा। मंगल पांडे बहुत शानदार मूवी है आमिर खान की, तो उसमें बकायदा ये देखकर बताया जाता है आप कि कैसे वो मुंह से खींचते थे। तो इस संदेह हो गया था सैनिकों को कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, उनके धर्म पर एक प्रकार का आ, आ, हस्तक्षेप किया जा रहा है, धर्म नष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अंग्रेजों का धर्म के प्रति हस्तक्षेप जो था वो इसका तात्कालिक कारण बना। सैनिक असंतोष तो था ही, लेकिन ये जब इसने स्पष्ट लिख दिया है तो आपको बी टिक करना है ना, ये टिक नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन आपको टिक ये करना है क्योंकि इसने स्पष्ट लिख दिया है ये वाली बात। दूसरा चलते हैं, मंगल पांडे की घटना कब हुई? तो मंगल पांडे बंगाल के जो 34वीं रेजिमेंट थी उसके ये एक सैनिक थे, और बैरकपुर में थे पोस्टेड। तो ग्रीन इनफील्ड वाली जब ये घटना होती है तो ये भी उसी में शामिल होते हैं कि नहीं, इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो धर्म है उसको नष्ट कराने का प्रयास है। तो ये मंगल पांडे की जो घटना हुई थी बैरकपुर में हुई थी, ये आपको याद रखना, ये बंगाल में पड़ता है, बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। इसके बाद देखते हैं आगे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो आपको पहले तो ये मंगल पांडे, ये है मंगल पांडे। आप ये जो बड़े बड़े नेता है, रानी अवंतीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली और हजरत महल वगैरह, ये सब लोग, तात्या टोपे, ये सब लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं भारतीय क्रांति से, और इन्होंने अपना अमूल्य बलिदान दिया है भारतीय क्रांति में। तो कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया ये 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे, और ये मंगल पांडे, आप पांडे से भी समझ सकते हैं, धार्मिक इनके जो गुण थे उनको ये इनको भी संदेह हो गया था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज उसके धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे सिपाही था तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था, मैंने आपको बताया, जो पैदल सेना रहती है वो 34वीं, उसके वो सैनिक थे मंगल पांडे। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, जनाक्रोश तो हो ही रहा था, सैनिक असंतोष भी था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भी थी, तो सब था। लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो सैनिक असंतोष होगा। यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर आपको इसने स्पष्ट नहीं बताया कि धर्म में ही वो हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो सैनिक असंतोष, यहाँ पर इसका आंसर सैनिक असंतोष होगा। बस आपको आंसर भी जरा देखकर लगाने पड़ेंगे कि सापेक्ष रूप से आंसर कौन से ज्यादा सही है। इसके पश्चात देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वैसे तो मंगल पांडे बैरकपुर में थे, और वहां पर बैरकपुर में इन्होंने क्रांति करने का प्रयास किया, इनको बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन जो असली क्रांति है वो 31 मई की जो डेट रखी गई थी उसमें है। तो ये मेरठ से चालू हुई थी। मेरठ में एक सैनिक जमावड़ा होता है अंग्रेजों के विरुद्ध, और ये मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस समय जो लास्ट मुगल सम्राट हैं 1857 में, वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, और पूरी सेना जाती है, बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेती है, और ये एक प्रकार का सिंबल लेकर जाते हैं, रोटी और उसमें कमल और रोटी, दो प्रकार के चिन्हों का ये इस्तेमाल करते हैं अपनी पूरी क्रांति में। तो ये एक प्रकार का सैन्य विद्रोह था ऐसा बोलते हैं। तो ये मेरठ से चली थी दिल्ली की ओर कूच करते हुए।
तो मेरठ में ये आंदोलन चालू हुआ था प्रॉपर। हालांकि बैरकपुर में वो अलग घटना थी, ये मतलब कुल मिलाकर आपको बैरकपुर की जो घटना है वो भी इसी से संबंधित है, लेकिन असली क्रांति जहां से लगातार चालू होती है वो मेरठ से चालू होती है। आप यहाँ बैरकपुर में और मेरठ में समय है, बीच में थोड़ा सा गैप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था, मैंने अभी आपको बताया। जो सैनिक थे वो कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और आप समझ लीजिए, लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, लेकिन उस समय कितने जो सांप्रदायिकता थी वो देखिए आप अपने हिसाब से कितनी कम है। कितने सैनिक थे जिन्होंने सीधा बहादुर शाह जफर को, हालांकि उनका जो शासन था वो केवल दिल्ली तक था ऐसा माना जाता है, क्योंकि लेकिन फिर भी पूरी स्वीकारता कितनी बड़ी थी उनकी। मेरठ से सैनिक जाते हैं, उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं अपने आप, बहादुर शाह जफर। इसके बाद 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी वो क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो ये बेगम हजरत महल, ये तो अवध का नेतृत्व करती हैं, कानपुर में नाना साहब करते हैं, झांसी की रानी का विद्रोह ये तो बाद में होता है। पहले सैनिक जो है दिल्ली से लाल किले की ओर कूच करते हैं, ये पहला है क्रम। उसके बाद ये सब आपके जब ये क्रांति खुल जाती है तो सब लोग अपना अपना नेतृत्व संभालने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये देखिए, ये आपकी चर्बी वाले जो ये है, ये आपकी ब्राउन बेस राइफल थी, इसको चेंज करके ये वाली राइफल थी। इसको मुंह से खींचना पड़ता था इधर रोगन को, और उससे फिर रोगन डाली जाती थी। मतलब जो इसका आप समझ लें बंदूक चलाने के लिए जो इसकी आवश्यकता है, गोली, तो वो डाली जाती थी। तो ये एनफील्ड राइफल, ये नाम है इसका, एनफील्ड राइफल भी आपको नाम याद रखना है। और किसको चेंज करके बनाई गई थी? ब्राउन बेस को। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको याद रखना है ये 1856 में किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर विद्रोह चालू होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन से संबंधित डिस्कस किए कि अब 1857 की क्रांति शुरुआत हो चुकी है। 1857 की क्रांति पर भी और भी सवाल करने हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं। उसको धीरे धीरे हम समझेंगे, क्योंकि हमें साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक को भी समझना है, इसलिए थोड़ा सा इसको कई पार्टों में हमको करना पड़ता है। तो आज फिर हम इतना ही रखेंगे इतिहास में, और फिर नेक्स्ट पार्ट में अभी 1857 की क्रांति है, फिर गवर्नर जनरल वाले पोर्शन को उठाएंगे, 1857 तक के गवर्नर जनरल जिन्होंने मेजर चेंज किए, और या फिर क्या क्या बड़ा मुख्य बदलाव आए, उन पर संबंधित सवालों को हल करेंगे, और कॉन्सेप्ट को हम ओवरऑल समझने का प्रयास करेंगे। तो आज फिर इतना ही रखेंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। साथ में आप अगर चाहे तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, उस पर आपको अगर कोई आपकी समस्या है तो उसमें बातचीत की जा सकती है। आज फिर इतना ही रखेंगे, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार।